नारनौल इतिहास के झरोखे से, उसके बारे में आप जनता से क्या बताना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? नारनौल इतिहास के झरोखे से नारनौल असल में कब बसा और किन परिस्थितियों में बसा, वो सब चीज़ें हम इसमें पिरोएंगे और इसको एक धारावाहिक तरीके से हम इसको लेके आ रहे हैं। जल्दी शायद हम जनवरी और फरवरी के बीच में हम इसको लॉन्च कर देंगे। आपकी जो टीम रही है उनका परिचय प्राप्त करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हमें ये हिम्मत और हौसला दिया कि हमने जब उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, अशोक चौधरी जी के सामने, कि भाई साहब हम ये काम करना चाह रहे हैं और ये कला और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं हमेशा से, तो हमने कहा जी इस तरीके से नारनौल के इतिहास को अगर हम पिरो करके और फिर हम इसको लेके आएँ तो भाई साहब इसमें आप क्या सहयोग कर सकते हो? बोलो जो सहयोग बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। ये इस धारावाहिक के, इस डॉक्यूमेंट्री धारावाहिक के प्रोड्यूसर हैं और तमाम खर्च जो है शूटिंग का वो अशोक चौधरी जी ने अपनी तरफ से वहन किया है, जो हरियाणा और जो इंडिया में अपना नाम कमा चुके हैं। श्री रतन लाल जी सैनी, जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं, अब इंटेक के वो डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं और बहुत बड़ी इतिहास की, जिनको मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, श्री रतन लाल जी सैनी साहब। हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमें दिए कि हम यहाँ से उठे, हमारा अतीत ये था। हमारे साथ हमारे सत्यनारायण जी हरित, जो रेली ब्रदर रामलीला चांदवाड़ा कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, श्री सत्यनारायण जी हरित, वो विशेष सहयोग कर रहे हैं। इंटेक एक संस्था है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर हेरिटेज। ये इंटरनेशनल संस्था है, इसका मैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ नारनौल। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नारनौल बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नारनौल का इतिहास प्राचीनतम हमारी वैदिक संस्कृति से और आज तक लगातार कंटिन्यूस चलता आ रहा है। इतने किले, इतनी इमारतें, इतने ऐतिहासिक स्थल हैं कि उनको देख के मैं हैरान रहता था कि हरियाणा के अंदर किसी एक शहर में इतने ऐतिहासिक स्थल नहीं हैं जितने नारनौल में। उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये था कि नारनौल का इतिहास जाना जाए। 50 साल का मेरी ये रिसर्च है जो नारनौल के इतिहास पर, मोनूमेंट्स यहाँ के ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यहाँ के लोगों ने जो विदेशियों से, आक्रमणकारियों से जो टक्कर ली है, जैसे हमारे यहाँ के सतनामी थे, हमारे 1857 में नसीबपुर का युद्ध हुआ। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके जनरल सेक्रेटरी होते थे लाला शंकर दयाल संगी, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की सारी व्यवस्था की और उनको जापान भेजने वाले वो लोग थे। वो उनका जन्म स्थान नारनौल था। नारनौल बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इसकी इतिहास की मैंने रिसर्च की है और मैंने कम से कम 20 आर्टिकल जो है ना विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में इसकी इतिहास पर मेरे भेजे हुए हैं रिसर्च आर्टिकल। हमारे इतिहास के सबसे प्राचीन समय जो था वो था वैदिक काल, जो हमारी संस्कृति है, हमारा आधार है। और वैदिक काल में यहाँ 4 ऋषियों के आश्रम थे हमारे ज़िले में, महेंद्रगढ़ ज़िले में, और उन ऋषियों के आश्रम में यहाँ शिक्षा दी जाती थी और दूर दूर से लोग यहाँ पर, शिक्षार्थी दूर दूर से यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते थे। धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नारनौल जो है वो बहुत प्राचीन और अप्रतिम भूमि है। तो सर कौन कौन से ऋषियों की तपोभूमि मानते हैं आप? ऐसा है, सबसे प्राचीन ऋषि हमारे यहाँ भृगु ऋषि हुए हैं। सर हम जानना चाहेंगे उनका स्थान भी, यदि आप हमें बता सकें। भृगु ऋषि का स्थान ढोसी के नज़दीक था और उसके बाद चमन ऋषि का जन्म यहीं हुआ, ढोसी पर हुआ। चमन ऋषि के ढोसी के आश्रम के बाद उनके जो दूसरे जो वंशकार थे उन लोगों ने यहाँ से थोड़ा आगे चल के सियाणा के अंदर उद्दालक ऋषि हुए और पिपलाद ऋषि वहीं पास में ही जो है वो बागोत में हुए। और सांडेल्य ऋषि का आश्रम हम ये यहाँ मानते हैं नांगल चौधरी के नज़दीक। एक्चुअली क्या है कि नारनौल के अंदर लोगों को अभी तक पता ही नहीं था हमारे इतिहास के महत्व का। अकेले महाभारत के अंदर 50 पृष्ठ ढोसी पर छपे हुए हैं। यहाँ के आश्रम का वर्णन करते हैं, यहाँ के ऋषि मुनियों का वर्णन। भृगु भार्गव लोग जो हैं वो साल में एक बार अपने जन्म स्थान पे यहाँ ढोसी के अंदर आते हैं। उन्होंने यहाँ से अपना निकास माना है, यहाँ उन्होंने अपना जन्म स्थान वंश का माना है और वो लोग आते हैं पूरे देश से और वो यहाँ के रस्म रिवाज। जी रतनलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब इतने बड़े तपस्वी ऋषि इस भूमि पर हुए हैं, आप कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं सर? ऐसा है,
मुझे गर्व है हमारे नारनौल पर, हमारी भूमि पर। और इस गर्व की वजह से ही मेरे दिमाग में एक टीस थी जब मैं पढ़ता था कि इतनी पवित्र भूमि पर आज तक इतिहास में नाम क्यों नहीं है। फिर मैंने जब खोज की तो जगह जगह उसके वर्णन मिलते रहे और मुझे गर्व है कि हम इस भूमि से पैदा हुए हैं, इस भूमि में पैदा हुए हैं जिसने हमारी वैदिक संस्कृति का आधार दिया है हमें। क्या कहीं ये गर्व आपका दिल के अंदर कोई टीस पैदा करता है कि कहीं आप कोई कमी या कोई टीस महसूस करते हैं इस क्षेत्र को लेकर के? इस क्षेत्र को लेकर सबसे बड़ी टीस मेरी यहाँ की सरकार से, हमारे लोगों से है कि वो इतिहास को, हमारे इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी विरासत को ख़त्म कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इतिहासकारों ने भी हमारे साथ धोखा किया। हमारे इतिहास लेखन के अंदर इन्होंने कभी भी हमारे नारनौल को वो महत्व नहीं दिया जो महत्व यहाँ के इतिहास के अंदर हमारे नारनौल का होना चाहिए। नारनौल की जनता से सबसे पहले आपकी क्या मांग है और फिर प्रशासन से क्या मांग है? सबसे पहली मेरी मांग ये है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने नारनौल के गौरव के बारे में, और उस गौरव को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और जहाँ भी हमारी विरासत है, जो हमारी विरासत हैं, बिल्डिंगें हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारे यहाँ के लोगों का ही है जो यहाँ पर उनको ख़त्म कर रहे हैं। सरकार से हमारा विशेष तौर से ये आग्रह है कि वो हमारी जो विरासत है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उस पर कोई खर्च नहीं कर रहे। जगह जगह छोटी छोटी जगह पर वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और यहाँ हमारी नेशनल इंटरनेशनल जो विरासत है उसको बर्बाद हो रही है। वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं समझते। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस पे कार्य नहीं कर रही है। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि वास्तव में ये शब्द और ये बात कहते हुए हमारे नेताओं को बहुत वर्ष हो गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत में हमने जो काम किया है यहाँ के जल महल में, जो जल महल को सुधार कर और इंटरनेशनल इसको हमने जो है जल महल को, यहाँ जो टूरिस्ट आते थे जो सीधे चले जाते थे राजस्थान में, हम जाके वहाँ टूरिज़्म सेंटर में जाके यहाँ का महत्व दिखाया। यहाँ हमने जो किताब नारनौल पर लिखी वो वहाँ पर दी उनको। वो हैरान रह गए कि नारनौल के अंदर इतने मतलब ऐतिहासिक स्थल हैं, हम तो बेकार में वहाँ राजस्थान जाते हैं, हमारा एक दिन बेकार होता है। उनको हमने बताया, उसके बाद यहाँ पर कम से कम 3-4 हज़ार टूरिस्ट नारनौल के अंदर रुकते रहे हैं ये हमारे प्रयासों से। लेकिन सरकार को ये चाहिए था, हम बार बार डिप्टी कमिश्नर से भी, सरकार से भी आग्रह करते रहे कि इसमें पानी भरा जाए, इसको ठीक किया जाए। बड़ी मुद्दतों के बाद, उसके बाद इन्होंने शुरू भी किया और वो फिर दोबारा से उसी स्टेज पे आ गया जिसको ये समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ इसके बारे में, हमारे ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिखा है। उसको डिस्ट्रॉय जहाँ जहाँ होने की गुंजाइश थी उनको रोका है हमने जाके, और शहर के लोगों का हमने बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग उस तरह के। आपने किनको लोगों को बहुत सहयोग, आपने किनको लिखा सर इस बारे में? ये आपके अखबारों के अंदर आया है? नहीं, किसी न्यूज़पेपर में विभाग या प्रशासन को क्या आपने कभी लिखा? प्रशासन को भी लिखा है। डिप्टी कमिश्नर को हमने जो है यहाँ जब वो लोग मोती महल को गिरा रहे थे उसको हमने प्रशासन को लिखा, और प्रशासन को हम जब सब लोग शहर के लोग मोअज़्ज़िज़ आदमी इकट्ठे होके गए तो उन्होंने उसको रुकवाया भी है, लेकिन ये आवाज़ वहीं तक रह गई। उसके बाद हमने कहा कि इसको ऐतिहासिक उसके साथ जोड़ दो, मोती महल को। अपने जो मेन गेट है मोती महल वो है छत्ते का, तो छत्ते के साथ जोड़ दो, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई। तो इसका तात्पर्य हम ये समझें कि जिस प्रकार से इन लोगों ने सुनवाई नहीं की, आप इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक जनता के अंदर वो विश्वास पैदा करना चाह रहे हैं, उनको एक हकीकत का आईना दिखाना चाह रहे हैं कि वो लोग क्या थे, क्या हैं और उनको क्या होना चाहिए। तो आप एक पूरी जनता का समर्थन एक प्रकार से चाह रहे हैं अपने ऐतिहासिक बिल्कुल जनता का समर्थन चाहिए, प्रशासन का चाहिए, और सबसे बड़ी बात आज के टाइम में नेताओं का चाहिए, क्योंकि नेता ही इस डेवलपमेंट में हमारा अगर सहयोग करें तो हमारा ये नारनौल शहर बहुत ही अपने वास्तविक स्तर पर आ सकता है। नेताओं का सहयोग भी हमने मांगा है। हमने बाकायदा हमारी इंटेक की टीम गई है सेंटर के टूरिज़्म मिनिस्टर से, वहाँ से उन्होंने 90 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है जिला महेंद्रगढ़ के लिए और रेवाड़ी के लिए, लेकिन वो पैसा भी नहीं लग पाया। वो प्रशासन की कमज़ोरी है, प्रशासन की ढिलाई है कि अगर वो 90 करोड़ रुपया नारनौल पर लग जाता
तो आज नारनौल की स्थिति कुछ और होती। बहुत अलग जी यहाँ का रतनलाल जी, टूरिज्म बहुत कुछ आगे होता। जी लेकिन रतनलाल जी, ये सब प्रशासन की कमियां हैं जिसकी वजह से आज। जी रतनलाल जी, तो क्या आपने यहाँ पे अपने लोकल सामाजिक संगठन है उनका कभी कोई सहयोग लिया इस विषय में? हाँ, इसमें बहुत सहयोग मिला है, सभी संगठनों का सहयोग मिला है। समय समय पर हम अखबारों के माध्यम से, हम रैली के माध्यम से हम करते रहे हैं। और पीछे भी हमने दिसंबर के महीने में, पिछले दिसंबर के महीने में नारनौल के सतनामियों पे एक बहुत बड़ी सेमिनार की थी 2 दिन की। जी, उस सेमिनार में हम बताया कि सतनामी जो हमारे नारनौल के हैं, जिन्होंने पूरा वंश अपना होम कर दिया, औरंगजेब की सेना से टक्कर ली और औरंगजेब की सेना को हराने वाले हमारे सतनामी साधु हैं, वो अब नारनौल में नहीं बचे, सारे कत्लेआम कर दिए गए, वो अब दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं। तो कम से कम हमने 800-900 सभी स्टेटों से, मद्रास से भी, पंजाब से भी और उत्तराखंड से भी, सभी स्टेटों से वो बुलाए थे और उनका हमने वो किया। वो लोग भी मानते हैं कि नारनौल हमारी पवित्र भूमि है, हमारी मातृभूमि है। हमारे जो प्रवर्तक थे, वंश प्रवर्तक, उनका जन्म यहीं हुआ है, इसलिए वो आते हैं अब डोसी पे और वो भी अपना जो है ना यहाँ मान सम्मान करते हैं। जी रतनलाल जी, ऐतिहासिक नगरी नारनौल पर आप जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जागरण अभियान एक भूमिका मान सकते हैं कि आप लोगों में इससे एक जागृति उत्पन्न करना चाह रहे हैं? कि हमारा प्रयास यही है कि लोगों में जागरूकता फैले, लोग अपने इतिहास को जानें, लोग अपने शहर को जानें। लोगों ने जो, हमारे नारनौल के लोगों ने जो त्याग किया है और जो टक्कर दी है मुगलों को भी, वो उसकी वीरता को पहचानें। आज भी किसी भी लड़ाई में हमारे यहाँ नारनौल से शहीदों ने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन। जी रतनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ प्लस आपकी आवाज़ में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्राचीन नारनौल के इतिहास के लिए आपकी क्या सोच रही है? मैं बचपन से ही एक तो धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ, सदा से धार्मिक कार्यों में मेरी रुचि रही है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। शहर के सब संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मगर ये जो बोरा जी ने मेरे पास ये प्रस्ताव लाए थे, उस वक्त मैंने ये विचार किया ही नहीं कि क्या होगा। मैंने इनको कह दिया फौरी तौर पे इसको चालू कर दो, ये बायोपिक हमारी बननी चाहिए, हमारे समाज को पता लगे कि नारनौल का क्या इतिहास है। नारनौल इतनी पवित्र भूमि है इस देश के अंदर जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। आपको बताऊं जी, तो आप इसको पवित्र भूमि किस लिए मानते हैं? इसलिए मानता हूं कि यहाँ पर जो हमारा डोसी पर्वत है, ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी धर्म नगरी है। ये जानकारी सर आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये मैंने इतिहास पढ़ा हुआ है, चमन ऋषि की धरती है ये। और जी। उससे पहले भृगु काल में जो भृगुवंशी थे, उनका भी निवास स्थान यही रहा है, डोसी पर्वत। डोसी के ऊपर श्री परशुराम भगवान के दादा यहाँ पर रहा करते थे। जी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक विचार था कि जो हमारी प्राचीन पृष्ठभूमि है उसको हम लोगों के सामने लेकर के आए। जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं, हमारी पुरानी विरासत है, इसके अंदर कुछ काम कराए प्रशासन और शासन, ताकि ये जो बिल्डिंगें हैं, ये जो इमारतें हैं हमारी पुरानी, ये फिर से सेफ हो और लोगों को ज्ञान हो। और ये टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। अगर ये करे तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत भारी रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है। इस मामले में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उससे आमदनी बढ़ेगी। जैसे आज अपने क्या नाम, आगरा का ताजमहल जो है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में कमा रहा है, हमारा शहर एकला ही दे सकता है ये सारा रुपया इतना। जी, अगर ये थोड़ा सा प्रोत्साहन कर दे, हमारे जनता कुछ सहयोग करे, कुछ प्रशासन करे, कुछ शासन करे, कुछ राज्य करे, तो इस नारनौल का कोई मुकाबला ही नहीं है। कहीं इतनी धरोहरें है ही नहीं। हमने सुना है कि हरियाणा के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्तियों का एक सम्मान पत्र जारी हुआ, उनको सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा लेवल के ऊपर और हरियाणा में नारनौल के लोगों ने बहुत ज़्यादा पुरस्कार अर्जित किए हैं। तो एक प्रकार से ये बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म स्थल भी है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि क्या वास्तव में जो बुद्धिजीवी हैं वो हमारे नारनौल शहर से हैं? भृगु ऋषि हमारी धरती पर पैदा हो सकते हैं तो बुद्धिजीवी तो एक आम बात है। यहाँ तो आम आदमी बुद्धिमान है।
अगर इनका परीक्षण किया जाए बुद्धि के मामले में तो नारनौल तो अग्र है। जी, मैं अब आपसे एक कटु प्रश्न करना चाहूँगा। हरियाणा के अंदर सिर्फ जिला महेंद्रगढ़ ही एक ऐसा जिला है जिसको पिछड़ा जिला कहा जाता है। आपके यहाँ इतने बुद्धिजीवी, इतना स्वर्णिम इतिहास होते हुए और समझदार लोग होते हुए भी ये दंश आप किस प्रकार से झेल पाते हैं? ये हमारे राजनेताओं की मेहरबानी है। जो हमारे नेता लोग थे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए बैठे रहे, कभी हमारे इलाके का कोई गौर नहीं किया, ना किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, ना किसी मंत्री ने किया। जबकि हमारे यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष रहा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और कई मंत्री रहे। अब हाल फिलहाल के अंदर श्री ओम प्रकाश जी यादव हमारे मंत्री हैं, मगर इन लोगों को कभी कोई ध्यान ही नहीं है हमारी इन विरासतों के ऊपर। इसमें आप पूर्णतया से राजनीति का दोष मानते हैं या जनता का भी मानते हैं? जनता का भी है, क्योंकि जनता सिर्फ जात पात पे और बिरादरियों पे बट गई, इसलिए जनता भी दोषी है और नेता उसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो कभी जनता को इस प्रकार का जागरण नहीं देते कि उनको अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए? जागरण वो करते हैं, मगर उनकी कहीं वही बात है, नकाड़ों में तू की कौन सुनता है। तो जब अगर प्रशासन ही हमारा क्षेत्र में नहीं आएगा तो राजनेता नहीं आएंगे। जी, न्यूज़ प्लस आपकी आवाज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये गर्व है कि ये मेरे भाई जो नारनौल शहर के लिए अब इतने अरसे के बाद ये कर रहे हैं, तो इनका धन्यवाद तो ये है। अब आगे की जो हमारी जनरेशन है उसको ये पता चलेगा अगर नारनौल वाकई में ही एक बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। तो इस बारे में आप नारनौल की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता से तो मैं यही कहूँगा कि ये जो धरोहर हैं इनकी जैसे केवल सरकार ही नहीं, हमें भी देख रेख करनी चाहिए। अगर कोई इसे नुकसान पहुँचाता है तो हमें उसकी सूचना देनी चाहिए या उसको रोकना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जी।